नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बड़ी खबरों में आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबरों में सबसे पहले बात करेंगे राजस्थान की, क्योंकि राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल का लंबी बीमारी के बाद मंगलवार को निधन हो गया है। मास्टर मेघवाल ने गुड़गांव के एक अस्पताल में अंतिम सांस ली है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मेघवाल के निधन पर दुख जताया है। पीएम मोदी ने यह कहा है कि राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल के निधन से दुखी हूं। दुख की इस घड़ी में उनके परिवार और समर्थकों को मेरी संवेदना। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने 5 बार विधायक रहे मेघवाल के निधन पर शोक जताया है। गहलोत ने ट्वीट कर यह लिखा है कि मंत्रिमंडल के सहयोगी मास्टर भंवरलाल के निधन का गहरा दुख है। हम 1980 से साथ थे। कांग्रेस सरकार ने मेघवाल के निधन पर राजकीय शोक घोषित कर दिया है और इसके मद्देनजर मंगलवार को प्रस्तावित निकाय एवं पंचायत चुनाव कार्यशाला स्थगित कर दी गई है। ये अहम खबर राजस्थान की सियासत से सामने आई है, जहां पर राजस्थान के कैबिनेट मंत्री मास्टर भंवरलाल मेघवाल, जो कि पिछले काफ़ी लंबे समय से बीमार चल रहे थे और हरियाणा के गुड़गांव में उनका इलाज चल रहा था एक निजी अस्पताल में, लेकिन अब ये बड़ी खबर सामने आई है, उनका निधन हो गया है। उनके निधन के बाद राजकीय शोक राजस्थान में और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उनके निधन पर गहरा दुख जताया है। संदीप अग्रवाल हमारे संवाददाता जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। संदीप, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल जिस तरीके से कैबिनेट मंत्री का निधन हुआ है और राजकीय शोक कल रहेगा राजस्थान में, और कब तक उनका पार्थिव शरीर राजस्थान में उनके पैतृक गांव तक पहुंचेगा? बिल्कुल हितेंद्र, बता दूं आपको कि राजस्थान में कांग्रेस के बड़े दलित नेता और वर्तमान में गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता आपदा प्रबंधन मास्टर भंवरलाल मेघवाल का आज देर शाम को निधन हो गया है। वे लंबे समय से गुरुग्राम के वेदांत अस्पताल में वेंटिलेटर पे थे और वो 72 वर्ष के थे। सबसे बड़ी बात यह, मेघवाल के निधन की खबर जैसे ही राजस्थान की राजधानी पहुंची तो सभी बैंकों में हलचल मच गई और मैं बता दूं आपको, कांग्रेसियों और कार्यकर्ताओं ने शोक की लहर भी दौड़ गई है। मास्टर भंवरलाल मेघवाल की मौत के बाद कांग्रेस की मंगलवार को होने वाली, यानी कल होने वाली सभी जरूरी बैठकें या जो भी कार्यशाला थी जो बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित होने वाली थी, उनको स्थगित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ऐलान कर दिया है कि कल का राजकीय शोक घोषित कर दिया गया। पर राजस्थान में वहीं पे जो तिरंगा है या झंडा है वो भी आधा झुका होएगा। ऐसे में उनकी पार्थिव देह की बात करें तो पार्थिव देह आज देर रात तक उनके चूरू के जिले के सुजानगढ़ में पहुंच जाएगी और वहां पे कल पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित अन्य कई मंत्री और जो कांग्रेस कार्यकर्ता हैं वहां पे मुखाग्नि देने या फिर ये यूं कहें कि उनकी अंत्येष्टि में शामिल होंगे। बिल्कुल संदीप, न सिर्फ कांग्रेस नेता बल्कि जननेता रहे हैं, क्योंकि 5 बार जनप्रतिनिधि विधायक रहे हैं मेघवाल, तो कहीं ना कहीं ऐसे में एक बड़ी क्षति क्षेत्र के लोगों को भी इसका काफी दुख जो है क्षेत्र में भी देखने को मिल रहा होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं जितेंद्र की ये जो मास्टर भंवरलाल मेघवाल थे जो 5 बार विधायक रह चुके हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि 13 अप्रैल को उनकी तबीयत खराब हुई थी, उन्हें ब्रेन हेमरेज हुआ था। उसके बाद में वो जयपुर के अस्पताल में भर्ती हुए थे। बाद में उनको पैरालिसिस की प्रॉब्लम हो गई थी जो कि मेदांता गुरुग्राम में इलाज चल रहा था और वो वेंटिलेटर पे थे। और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय से ही भंवरलाल कांग्रेस से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे उन्होंने पार्टी और दलितों के बीच में अच्छी बैठ बना ली थी। उन्हें कद्दावर दलित नेता के रूप में बहुत अच्छे से जाना जाता पूरे राजस्थान में और राजस्थान की राजनीति में उनको बहुत एक सम्मानजनक पद दिया गया है और उसी को चलते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस मंत्रिमंडल में उनको एक मंत्री का दर्जा दिया था। बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से आपने बताया है कि उनका एक बड़ा कद था और बड़े दलित नेता के रूप में जाने जाते थे, इसी वजह से उनका कद इतना बड़ा था, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने जो अपनी छवि बनाई अपने क्षेत्र में, जिसके बलबूते पर वो लगातार वहां पर विधायक बनते रहे हैं, जिस तरीके से 5 बार वो विधायक बने हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं उनका बड़ा कद और जनता के प्रति, जनता में उनके प्रति कहीं ना कहीं प्रेम था और इसी वजह से उनको जन समर्थन मिलता रहा है। लेकिन अब जिस तरीके से उनका लंबी बीमारी के बाद निधन हुआ है, तो कितने लंबे समय से वो वहां पर भर्ती थे अस्पताल में? मैं बता दूं जितेंद्र कि 13 अप्रैल को उनको एडमिट कराया गया था और 13 अप्रैल के बाद में वो निजी अस्पताल में भर्ती रहे जयपुर के में। उसके बाद उनकी स्थिति इस हालत जो है नाजुक बनी रही। उसके बाद उनको एसएमएस सवाई मानसिंह अस्पताल जो राजस्थान का प्रदेश का सबसे बड़ा मुख्य अस्पताल है उसमें भर्ती कराया गया। उनकी हालत में कुछ सुधार नहीं है। उसके बाद मेदांता ले जाया गया। वहां पे उनको ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम के बाद में, समस्या के बाद में पैरालिसिस की प्रॉब्लम ज्यादा हो गई थी। उसको उनको वेंटिलेटर पे रखाया था और सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले 18 दिनों से वो लगातार वेंटिलेटर पे थे और जो प्रदेश में उनके जो प्रशंसक है, उनको जो जानकार थे, उनकी दुआएं लगातार जारी थी, हवन किए जाते प्रदेश में जगह जगह और उनकी अच्छी सेहत के लिए कामना की जा रही थी। लेकिन आज ये दुखद खबर सामने आई है कि वो आज दुनिया में नहीं रहे और ये कहा जाना कतई गलत नहीं होगा कि मास्टर भंवरलाल मेघवाल जो थे एक
बहुत ही अच्छे प्रशासक थे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके उनको श्रद्धांजलि दी है और उनके परिवार को सांत्वना दी है। बिल्कुल संदीप, जिस तरीके से राजकीय शोक कल के लिए घोषित किया गया है राज्य सरकार की तरफ से, तो ऐसे में क्योंकि त्योहार का वक्त भी चल रहा है, त्योहार है लगातार, और ऐसे में राज्य सरकार भी कहीं ना कहीं जनता के लिए ऐसे अनेकों कार्यक्रम चलाने की कोशिश करती है ताकि जनता को राहत मिल सके। तो ऐसे में राजकीय शोक कल रहेगा, क्या कुछ कार्यक्रम कल रहने वाले हैं सरकार की तरफ से या फिर स्थगित कर दिए गए? बिल्कुल, जैसे कि राष्ट्रीय, मैंने बता दिया पहले, राजकीय शोक घोषित कर दिया मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जी। तो जो भी कार्यकारी, जो सबसे बड़ा जो कार्य होना था, बैठक होनी थी, वो बिरला सभागार में कार्यशाला आयोजित होने वाली थी, सभी विधायकों को बुलाया गया था, सबको स्थगित कर दिया गया है। छोटे मोटे प्रोग्राम और भी होने थे, कोई ओपनिंग होनी थी, वर्चुअल ओपनिंग होनी थी, या यूं कहे कि किसी और लोकार्पण होना था, उनको भी स्थगित कर दिया गया है। पीसीसी जो अध्यक्ष हैं गोविंद सिंह डोटासरा, उन्होंने साफ कर दिया है कि कोई भी कार्य नहीं होंगे, कोई भी कांग्रेस पार्टी जो है राजनीतिक कार्य नहीं करेगी और एक दिन का शोक पूरी तरह से लगा दिया है। यूं कहे कि जो उनकी संवेदनाएं हैं वो अपने हिसाब से व्यक्त करने कहा है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। अब देखने वाली बात ये होगी कि कहाँ तक ये संभव हुआ होता है। हालांकि मुख्यमंत्री का ऐलान जो हो चुका है उसमें तो कतई कोई संदेह नहीं हो सकता, लेकिन ये जरूर है कि उनकी जो शोक में व्यक्ति की गई है वो एक साफ हो चुकी है। संदीप, इसके अलावा इस बारे में क्या कुछ जानकारी है? उनका अंतिम संस्कार जो होना है वो कहाँ पर होगा और किस तरीके से किया जाएगा? इस बारे में कोई परिजनों की तरफ से कोई जानकारी दी गई हो? देखिए, जितेंद्र, जो अपने पास सूचना आई है, उनका चूरू जिले के सुजानगढ़ तहसील में उनका गांव है, वहां पे उनका पैतृक गांव है, वहां पे उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा और उनके बेटे द्वारा उनको मुखाग्नि दी जाएगी। वहां पे मैं पहले ही बता चुका हूं कि कांग्रेस कार्यकर्ता सहित कई पदाधिकारी और यह जन आस्था का जो सैलाब बनेगा वहां पे वो रहेगा, मौजूद रहेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी पहुंच सकते हैं, हालांकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये अभी साफ नहीं किया, लेकिन सूत्रों के अनुसार माने तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी वहां पे पहुंच सकते हैं उन अंत्येष्टि कार्यक्रम में और वहां पे अंत्येष्टि दे सकते हैं। क्या समय के बारे में कोई जानकारी सामने आई है? बिल्कुल, देखो बता दूं जी, देर रात को ये आज उनकी पार्थिव से है जो शरीर है वो वहाँ पे उनके पैतृक निवास पहुंचेगा। उसके बाद कल सूर्य की साक्षी में उनका संस्कार किया जाएगा। अब समय कोई निश्चित तो किया नहीं गया, लेकिन ये है कि दोपहर तक उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। जी, और जिस तरीके से पैतृक गांव में पार्थिव शरीर पहुंचने वाला है, तो उससे पहले वहां पर किस तरीके का माहौल देखने को मिल रहा है? देखिए, पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई है। यहाँ तक कि चूरू एक बहुत बड़ा जिला है और मैं पहले बता चुका हूँ कि ये एक दलित समाज के बहुत बड़े प्रशासनिक नेता कहे जाते हैं और लोकप्रिय भी हैं पूरे राजस्थान में। तो उनके पूरी तहसील जो सुजानगढ़ तहसील है उसमें शोक की लहर दौड़ गई है। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठानों को बंद कर लिया है। जो अल्टीमेटम गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था, राजस्थान सरकार द्वारा कोरोना गाइडलाइन को लेकर 9 बजे तक का कर दिया गया था, बावजूद उसके उन्होंने समय से पहले प्रतिष्ठान बंद करके शोक व्यक्त किया है और उनके परिवार तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। आमजन पहुंच रहा है कि उनके परिवार को हिम्मत सांत्वना दी जाए। और मैं बता दूं कि वहां पे जो भी जाने वाला होगा, जो भी आमजन पहुंच रहे हैं, उनको भी एक हिम्मत के हिसाब से ही उनसे बात कर रहा है और उनके परिजनों को सांत्वना दे रहा है। बिल्कुल लोकप्रिय नेता रहे हैं भंवरलाल, और ऐसे में वहां पर भारी संख्या में भीड़ जो है वो जुट सकती है। तो कोरोना महामारी का समय भी चल रहा है, त्योहार का सीजन भी है, तो ऐसे में वहां पर क्या कुछ फिलहाल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ वहां पर व्यवस्था की गई है? क्या पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंचा है? बिल्कुल जितेंद्र, मैं बता दूं कि जिला कलेक्टर जो है उन्होंने मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार तुरंत वहां पे आनंद फानंद में उनके घर के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और आमजन से अपील भी की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी अपील की है, शासन प्रशासन तो लगातार अपील कर रहा है कि वहां पे शानदार देने जरूर पहुंचे, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का भी पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क अवश्य लगाएं और हो सके तो कल अंत्येष्टि के समय ही पहुंचे। इससे पहले वहां पे भीड़ भाड़ नहीं करें। इससे पहले ही शासन और प्रशासन दोनों वहां पे पहुंच चुके, सत्ता बढ़ती जा रही है। वहां पे पुलिस की टुकड़ी भेज दी गई है, पुलिस प्रशासन तैनात है, यहाँ तक कि बीएसएफ के जवानों को भी वहां पे तैनात किया गया है, जिससे कि अव्यवस्था का आलम नहीं फैले। कोरोना का जो गाइडलाइन है उसका पालना खुद तक की जा सके, कोई भी लापरवाही नहीं बरती जा सके, जिससे कि एक बड़ा हादसा नहीं हो। जी बिल्कुल संदीप, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जिस तरीके से राजस्थान के मंत्री भंवरलाल मेघवाल का निधन हुआ है, उस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने दुख जताया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य वो भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और राज्यपाल आर्य को मोहाली के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां पर उनका विशेष डॉक्टरों की टीम जो है उनकी निगरानी में इलाज वहां पर उनका चल रहा है। दरअसल राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य की कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी और अब उन्होंने कोरोना की जांच करवाई तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। और वहीं सूचना मिलते ही हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर फोर्टिस अस्पताल पहुंचे और डॉक्टरों से राज्यपाल की सेहत की जानकारी उन्होंने ली है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ वहां पर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी पहुंचे और
मुख्यमंत्री ने राज्यपाल के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना की है। लगातार कोरोना महामारी का जो प्रकोप है वो बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और अगर हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में भी रिकॉर्ड मामले अब सामने आ रहे हैं और इसी को लेकर के लगातार हरियाणा की सरकार सतर्क और स्थानीय प्रशासन को तमाम दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं ताकि कोरोना महामारी को बढ़ने से रोका जा सके। लेकिन उसके बावजूद भी क्योंकि अनलॉक हो चुका है देश भर में अलग अलग जगहों पर और उसी को देखते हुए जिस तरीके से अब लोगों को छूट मिली है बाहर आने जाने की, अपना काम धंधा करने की, उसको लेकर के अब लोग कहीं ना कहीं लापरवाह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राज्यपाल हरियाणा के फिलहाल कोरोना की चपेट में आ गए हैं और वो मोहाली के एक अस्पताल में भर्ती करवाए गए हैं। वहां पर उनका विशेष टीम जो है उसकी निगरानी में, विशेष टीम की निगरानी में वहां पर इलाज उनका चल रहा है। और राज्यपाल का हालचाल जानने के लिए सीएम मनोहर लाल खट्टर, डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला अस्पताल में पहुंचे थे और डॉक्टरों से बातचीत की। उन्होंने राज्यपाल का हालचाल जानने की कोशिश की और साथ ही साथ जल्द ठीक होने की कामना भी की। इससे पहले आपको बता दें हरियाणा के सीएम भी कोरोना की चपेट में आ चुके हैं और अब हरियाणा के राज्यपाल कोरोना की चपेट में। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। कितना खेला करती तू घेर में अपने पापा गेल्या? माँ, हमने अपना घेर कद मिलेगा? मिलेगा बेटी। हरियाणा सरकार ने लाल डोरा मुक्ति योजना लागू करके हमारा राह काट दिया और केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना में हरियाणा के इस फैसले पर अपनी मोहर लगा दी। अच्छा? हाँ, लाल डोरा मुक्त अवधारणा है गांव गुआंड का नया जन्म से। कमजोर भी अपना हक लेवेगा, यो एक कानून का सही धर्म से। इब हांगे बड़की ना चलेगी, लठेता का ना लठ चलेगा। बिन रोड़े के हम भी मालिक, बेरा रहे अपने प्लाट जमीन का। घर होया चाहे घेर गितवाड़ा, लाल डोरे ते सही होगा। रजिस्ट्री होके खरीद फरोख्त पर भरम मिटेगा। फिर उस पे तो लोन भी मिल पाओगा। अच्छा, मैं आपने एक बात बताऊं? बोल लाडो। हरियाणा सरकार ने ग्राम दर्शन वेब पोर्टल खोल के पंचायत ते साइबर फेस दे दिया। अब शिकायत हो चाहे सुझाव किसी का सीधा सही मंच तक जाकर पहुंचेगा। और ते और मेरा परिवार के पोर्टल पे हमारा परिवार पहचान पत्र बनेगा और सरकारी सुविधाओं का लाभ सीधा हमने मिलेगा। तो किसा लिखड़ा यो साल भाई, चोखा लिखड़ा पहला साल। शासन से सपनों को साकार कर रहे हो। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार, रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANB न्यूज इन चैनल नंबर पर। सबसे अलग अंदाज, हम बनेंगे आपकी आवाज, सवालों की धार, खबरों की बौछार, सिर्फ मेरे साथ ANB न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा के जो उपचुनाव हुए हैं उनके नतीजे आ चुके हैं और उससे अब बीजेपी उत्साहित है, लेकिन उससे भी ज्यादा उत्साहित कुछ पूर्व कांग्रेसी
ज़्यादा नजर आ रहे हैं, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनके समर्थक जो कि बीजेपी में शामिल हो चुके हैं, उनमें खुशी का माहौल अब देखने को मिल रहा है। इसकी वजह साफ है कि जिन क्षेत्रों में उपचुनाव हुआ है वहां पर अब साफ हो गया है कि वो कांग्रेस का गढ़ नहीं बल्कि सिंधिया का गढ़ है। ये सिंधिया की बड़ी उपलब्धि भी है। और आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में कुल 28 सीटों पर उपचुनाव हुए थे, जिनमें 19 पर ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी को जीत दिलवाने में सफल रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ने उन पर हार के बावजूद भी तंज कसा है। मध्य प्रदेश कांग्रेस ने ट्वीट करके ये कहा कि जनता ने सिंधिया को उनके घर की 7 सीटों पर हरा दिया। अब देखना होगा कि भविष्य में कहीं सिंधिया बीजेपी के लिए मुसीबत ना बन जाए। इसीलिए राजनीतिक गलियारों में ये भी चर्चा आम हो गई कि सिंधिया को राज्य की राजनीति से दूर किया जा सकता है। इसकी कोशिशों में बीजेपी जुट गई है, लेकिन इन दावों और अफवाहों में कितना दम है, ये दावे कितने और अफवाह कितनी, इस बात को लेकर के अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। इसका पता कुछ दिनों में चल जाएगा जब केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। लगातार इस बात के संकेत मिलते रहे हैं जब से ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में शामिल हुए हैं, उनको राज्यसभा भेजा गया है। उस दिन से ही ये कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है, लेकिन उनको कौन सा पद दिया जाएगा, कौन सी अहम जिम्मेदारी उनको दी जाएगी, ये देखने वाली बात होगी। उससे साफ होगा कि सिंधिया से किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी सिंधिया का इस्तेमाल करती है, किस तरीके से सिंधिया से काम लिया जाता है। क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार नाराज चल रहे थे कांग्रेस से, और जिस तरीके से कमलनाथ को सीएम मध्य प्रदेश में बनाया गया था, तो उसी को लेकर के अपनी नाराज़गी उन्होंने जाहिर भी की थी और बाद में सरकार गिरा दी थी अपने समर्थकों के साथ, अपने समर्थित विधायकों के साथ। जिस तरीके से वो उन्होंने अपना पाला बदला, भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए और फिर जिन विधायकों ने और मंत्रियों ने अपना पाला बदला था उनको कैबिनेट में जगह दी गई मध्य प्रदेश में, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को राज्यसभा भेज दिया गया बीजेपी की तरफ से। जिस बात के कयास लगातार लगते रहे थे कि राज्यसभा भेजा जा सकता है, वैसा ही हुआ, राज्यसभा भेजा गया। लेकिन कयास ये भी लगते रहे कि बीजेपी केंद्र में, क्योंकि अगर राज्य में सक्रियता फिर से ज्योतिरादित्य सिंधिया की बढ़ेगी तो मुश्किलें भारतीय जनता पार्टी की भी बढ़ सकती हैं। और ये साफ हो गया है कि जो सीटें पहले कांग्रेस के खाते में जाती थी वो अब बीजेपी के खाते में सिर्फ और सिर्फ सिंधिया की वजह से आई हैं। इसलिए भी अब ये सियासी गलियारों में ये चर्चाएं हैं कि सिंधिया बड़ी मुसीबत ना बन जाए भारतीय जनता पार्टी के लिए। कहीं जिस तरीके का खामियाजा कमलनाथ को भुगतना पड़ा, ऐसा ही कुछ खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को मध्य प्रदेश में ना भुगतना पड़े। इसलिए राज्य की राजनीति से बाहर केंद्रीय नेतृत्व के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगाया जा सकता है और राज्य से अलग किसी, मध्य प्रदेश से अलग किसी दूसरे राज्य में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अहम जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। इसके कयास अब लग रहे हैं। और इसके अलावा ये भी जो राजनीतिक लोग हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका ये भी मानना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्र सरकार में मंत्री का पद दिया जा सकता है, लेकिन उनकी भूमिका क्या रहेगी केंद्रीय मंत्रिमंडल में, इसको लेकर के अभी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि अभी ये भी साफ नहीं है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल में जगह मिलेगी या नहीं, लेकिन उनकी जो दावेदारी है वो मजबूत इसलिए हो गई है क्योंकि 28 सीटों में चुनाव हुआ और 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है, जिनमें से अधिकतम सीटें कांग्रेस के पास थी। शैलेंद्र पराशर हमारे संवाददाता मध्य प्रदेश से हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, क्या कुछ जानकारी है इस बारे में, क्योंकि जिस तरीके से उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं ये साफ हो चुका है कि जो कांग्रेस के गढ़ कही जाती थी जो सीटें, वहां पर अब बीजेपी का परचम जो है वो लहराया है और उसकी वजह एक ही है, ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया भारतीय जनता पार्टी के लिए भी मुसीबत आने वाले समय में बन सकती है और इसीलिए बीजेपी की तरफ से ये तैयारी कि राज्य की राजनीति से उनको हटा करके किसी दूसरे राज्य में अहम जिम्मेदारी दी जाए? जी बिल्कुल बता दूंगा। लगातार जिस तरह बीजेपी शिवराज सिंह चौहान सीएम पर लगातार दबाव बना है, या भले कैबिनेट विस्तार की बात हो या 4 मंत्रिमंडल के यहाँ मंत्री यहाँ पर जिस तरीके से 4 पद खाली हैं और तमाम दिग्गज उठे हुए लोग हैं जो इसमें शामिल होते नजर आ रहे हैं, तो चुनौती की बात का तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में जिस तरह प्रदेश की सत्ता ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा समर्थक 25 विधायकों ने यहाँ पर सत्ता पलट की है, तो साफ है कि यहाँ पर कई पहलू और बीजेपी की ये चुनौती सीएम शिवराज सिंह चौहान के पास चुनौती इसलिए भी नजर आती है कि उनको
कैबिनेट मंत्रिमंडल का विस्तार भी करना और केंद्रीय मंत्रिमंडल पद के लिए जिस तरह से अपर केंद्रीय नेतृत्व की साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहाँ पर मंत्रिमंडल विस्तार के साथ केंद्रीय पद की बड़ी भूमिका देने की नजर बात की थी। लेकिन यहाँ पर बड़ा सवाल ये होगा कि जिस तरह कांग्रेस को 9 सीटें मिली हुई हों और दूसरी ओर अगर हम बात करें तो बीजेपी को यहाँ पर 25 सीटें जो कि जीती हुई सीटें थी यहाँ पर 9 सीटों पर खाली पड़ी और 4 मंत्रियों द्वारा इस्तीफा दिया जाता है और बीजेपी के कई बड़े दिग्गज नेताओं द्वारा यहाँ पर लगातार अगर बात करें तो यहाँ पर उनको रुष्टता नजर आती है और नगरीय निकाय चुनाव भी यहाँ पर नजदीक है और पंचायत चुनाव भी नजदीक है, तो बीजेपी को काफी बड़ी चुनौती होगी और साथ ही साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय नेतृत्व का पद ये क्या कुछ मिलता है ये भी एक बड़ा सवाल होगा। तमाम मंथन संगठन द्वारा भी किया जाता है और वर्तमान की हम बात करें तो भले ही सीएम शिवराज सिंह चौहान यहाँ पर तमाम योजनाओं को बंद करने की कांग्रेस काल में बात करते हो या उन योजनाओं पर जिस तरह से फलिता नजर आता हो और एएनबी भी लगातार उन घटनाओं को दिखाता है तो साफ है कि उन योजनाओं पे ग्रामीणों को लाभ नजर नहीं आता है और उन लोगों को केवल और केवल पलायन को मजबूर होता है। प्रदेश में बड़ी समस्या है, 2 लाख करोड़ का कर्जा। इन तमाम सवालों पे अगर बात करें तो फिर यहाँ पर लोगों के साथ केवल और केवल भुखमरी जैसी स्थिति और रोजगार पर बड़ा सवाल उठता है। तो साफ है कि यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जिस तरह उम्मीद की थी, चंबल सीटों पर 26 सीटें जीते हुए थे और जिसमें से 16 सीटों पर चुनाव था। तमाम पहलुओं पे यदि हम गौर करते हैं तो इन तमाम पहलुओं पर 16 सीट में से 9 सीट हारना एक बड़ा नाकामी साबित होती है। लेकिन चूंकि बीजेपी की सरकार कांग्रेस के नेतृत्व में बनती है और कांग्रेस की तख्ता पलट करती नजर आती है और उपचुनाव जैसी 25 सीटों पर जीत के बावजूद भी अगर देखें कांग्रेस को एक लंबी रणनीति थी कांग्रेस। लेकिन शैलेंद्र यहाँ पर सवाल ये है क्योंकि जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से ही अगर 19 सीटों पर भी बात की जाए तो 19 सीटों पर भी जीत सिंधिया की वजह से ही मिली है। भले ही सिंधिया का जो गढ़ माना जाता था वहां पर 7 सीटें जो हैं मुख्यतः अगर बात की जाए तो 7 सीटें जिस तरीके से कांग्रेस ने तंज कसा कि अपने घर में सिंधिया को लोगों ने वहां पर हराया है वो भी एक सवाल है। लेकिन जिस तरीके से अगर बीजेपी की सरकार बची रह गई है और बीजेपी को यहाँ पर बड़ी जीत मिली है तो उसके लिए भी सिंधिया ही पूरी तरीके से जिम्मेदार माने जा रहे हैं और ऐसे में सिंधिया कहीं बड़ी मुसीबत ना बन जाए बीजेपी के लिए, क्योंकि जिस तरीके से तख्ता पलट कांग्रेस का किया कहीं बीजेपी के साथ ऐसा ना हो जाए। क्या इस बात का डर बीजेपी में है? देखिए अगर हम मतलब जमीनी हकीकत और पहलुओं पर बात करें तो ये कहना गफलत की बात होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज के पर ये तमाम सीटें मिली है। ये सीटें जो मिली है वो मालवा क्षेत्र की सीट है, बुंदेलखंड की क्षेत्र है, वो चंबल की वह सीट नहीं। यहाँ पर 4 अगर मंत्रिमंडल की बात करें तो मुरैना की दिमनी सीट से या मुरैना की सुमावली सीट पे और मुरैना की जोरा सीट पे गवालियर जो कि सिंधिया का गढ़ हुआ करता था वो चारों सीटों पे, यहाँ डबरा सीट पे भी उनकी कद्दावर मंत्री यहाँ बाहर थे, 4 मंत्री जो कद्दावर थे और लंबे समय से जीत के आते। तो ये सीट परंपरागत कांग्रेस की सीट थी और इन सीटों पर कहीं ना कहीं जीत न मिलना नाकामी साबित होती है। चूंकि गवालियर पूर्व में यहाँ पर जिस तरह सतीश सिकरवार को मौका मिलता है वहीं पर डबरा सीट पर यहाँ पर इमरती देवी के जो समधी है सुरेश राजे उनको मौका मिलता है। और यहाँ कद्दावर नेता की बात का तो जिस तरह से ऐदल सिंह कंसाना मुरैना के सुमावली सीट पर अजब सिंह कुशवाहा जो कि कांग्रेस के प्रत्याशी थे उनको जीत मिलती है। दिमनी में गिरिराज सिंह जडोतिया हारते नजर आते हैं और यहाँ पर भी जिस तरह से देवेंद्र सिंह तोमर यहाँ जीतते नजर आते हैं। तमाम पहलू पर बात करें तो यहाँ पर ये गफलत ही होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 26 सीटों के बावजूद लेकिन सिंधिया का जो सपना है सीएम बनने का, क्या वो उसको लेके काम कर रहे हैं या फिर बीजेपी की तरफ से उनको साइडलाइन करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं? जितेंद्र अगर सूत्रों की बात माने तो यहाँ पर लगातार जिस तरह से कांग्रेस को एक तरह से कांग्रेस चूंकि डूबता हुआ जहाज प्रदेश में हो गया तो लंबे समय से यहाँ पर बीजेपी सत्ता कर रही थी और कांग्रेस को जिस तरह से
यहाँ पर ठेके पे दिया जाता है। यहाँ पर कांग्रेस के दिग्गज कद्दावर द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और कमलनाथ को ऑफर दिया जाता है कि 500 करोड़ में, चूंकि कांग्रेस का कार्यालय भी आज देने की स्थिति में, किराया देने तक की स्थिति में यहाँ कांग्रेस नहीं नजर आता था, तो 500 करोड़ की जगह यहाँ सूत्रों की माने तो जो सिंधिया समर्थक हैं और तमाम लोग हैं उनकी बात माने तो 1000 करोड़ में, जिस तरह कमलनाथ करोड़ में कांग्रेस की सत्ता हो, और इसकी अगर सच्चाई की बात माने तो यहाँ पर प्रदेश अध्यक्ष का पद भी पूर्व सीएम कमलनाथ सिंह के पास होता है, कमलनाथ के पास होता है, और साथ ही साथ सीएम का पद भी कमलनाथ के पास होता है, और उपेक्षा ज्योतिरादित्य सिंधिया की जाती है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया का दावा होता है कि 26 सीटें हमने जिताई, हमारी भी सत्ता बनाने में कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका है। तमाम पहलुओं पर दरकिनार जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक विधायक होते हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया को दरकिनार किया जाता है। और जोड़ी की बात करें तो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह पूर्व सीएम की यहाँ पर जोड़ी की बात होती है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल और सूत्रों की माने तो यहाँ पर पूर्व सीएम कमलनाथ को भी कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का सपोर्ट और साथ एक महंगा पड़ा हुआ, क्योंकि एक लंबे समय के बाद 12 से 15 महीने की यह सरकार बनी थी और सरकार को चलाने का मौका भी कांग्रेस के पास भरपूर था, लेकिन बावजूद ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे कद्दावर नेता, केंद्रीय नेतृत्व वाले नेता टूटते हैं और यहाँ पर सत्ता भी उनकी उलटफेर हो जाती है, तो बड़ा सवाल होता है। उपचुनाव के बाद भी यहाँ पर 29 सीट भी खाली होती है। यहाँ अगर सागर क्षेत्र की, दमोह क्षेत्र की बात करते तो राहुल सिंह लोधी भी इस्तीफा देते हैं, कांग्रेस के विधायक जो, तो यहाँ पर बीजेपी की रणनीति कारगर साबित होती है। और चंबल क्षेत्र में यदि कांग्रेस को मुंह खानी पड़ी तो यहाँ पर साफ होता है कि कांग्रेस ने रणनीति नहीं थी, प्रत्याशी बाहरी थे, उनके पास एक चेहरा भी नहीं था जो कद्दावर था, चूंकि महाराज का दबदबा वाली सीट थी। इधर तमाम पहलू में हम गौर करें तो महाराज की यहाँ पर कहीं ना कहीं भले बीजेपी सत्ता में आती है और तमाम बुंदेलखंड और मालवा से बिल्कुल शैलेंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो कहीं ना कहीं अब मध्य प्रदेश में एक नया सियासी बखेड़ा जो है वो शुरू हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर के। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज।